स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है जिसमें 2 दर्जन से करीब प्रस्ताव आए हैं और बड़े फैसले हो सकते हैं। मीटिंग में राज्य में महिला नीति पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही कृषि और उद्यान विभाग से जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। साथ ही पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी फैसला संभव है। प्रदेश के हर जिले में एक संस्कृत गाँव बनाने के प्रस्ताव के साथ स्कूलों में छात्रों को किताब के साथ फ्री में कॉपियां देने का फैसला भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव करीब हो सकते हैं और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण पर भी प्रस्ताव हो सकता है धामी कैबिनेट की मीटिंग में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर, कैबिनेट की मीटिंग लगातार जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और देहरादून से बड़ी खबर, अब सरकारी कर्मचारियों को हर हाल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी होगी। इसके लिए डेडलाइन का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की तरफ से आदेश जारी हो गया है और सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि 1 मई से सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। सभी विभागों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है और हर हाल में इसे लागू करने का आदेश जारी किया गया है। शिकायतें मिली थी कि कई कर्मचारी ऑफिस ही नहीं आते हैं और कुछ कर्मचारी आकर भी काम नहीं करते। ऐसे में अब सख्ती से ये नियम लागू किया जा रहा है जो कि सभी विभागों में लागू होगा। मुख्य सचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया है। देहरादून की बिंदाल नदी से अतिक्रमण हटाने की तारीख तय हो गई है। सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि 30 जून 2025 तक बिंदाल नदी से अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इसके साथ नैनीताल हाईकोर्ट ने दून घाटी में चाल खाल, नदी नालों और जलमग्न भूमि में बिना नक्शे के स्वीकृत बन रहे सभी निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 2 रसूखदारों द्वारा ऐसे ही अतिक्रमण पर रिपोर्ट तलब की है और पूछा है कि इसके नक्शे स्वीकृत किए इसकी रिपोर्ट पेश करें। वहीं कोर्ट ने दून घाटी में अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई पर भी रिपोर्ट तलब की है। कि राज्य सरकार द्वारा यह कथन किया गया है शपथ पत्र में कि बिंदाल नदी के ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसको राज्य सरकार 30 जून 2025 तक हटा देगी। तो एक तो ये बात आज कोर्ट के ऑर्डर में आई है। दूसरा, कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर पास किया है आज कि जिन लोगों ने नदी नालों खालों में अपना कंस्ट्रक्शन जिनका चल रहा है और उसका कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं है, विदाउट सैंक्शन प्लान चल रहा है, उसको इमीडिएटली स्टे किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जखोल मोरी गांव के पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर के मरम्मत काम पर रोक का आदेश दिया था। मरम्मत का काम हंस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन सोमवार रात को ग्रामीणों ने बलपूर्वक मंदिर में हो रहे निर्माण कार्य को तोड़ा है। मामले में सोमेश्वर महादेव मंदिर समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और इसे पुलिस की लापरवाही बताया। उधर पुलिस का कहना है कि आरोपी ग्रामीणों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल स्थानीय लोगों ने पुरातत्व विभाग से मरम्मत की मांग की थी ताकि मरम्मत का काम स्थानीय शिल्पियों द्वारा किया जाए, लेकिन हंस फाउंडेशन ने बाहरी मिस्त्रियों को बुलवाकर काम कराया है जिसका विरोध हो रहा था। नैनीताल की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था से हाईकोर्ट भी सख्त है। कोर्ट ने शहर के अंदर उन गाड़ियों को प्रवेश देने की बात कही है जो टोल टैक्स दें। इसके साथ ही जनहित को देखते हुए नैनीताल शहर की सड़कों से वाहनों को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने होटल एसोसिएशन नैनीताल को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने IIM काशीपुर के विशेषज्ञों को कोर्ट में
यातायात सुधार के लिए सुझाव देने के लिए बुलाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि कुल कितने होटल और उनमें कितने कमरे हैं, उसी हिसाब से पर्यटकों को शहर में एंट्री देने पर काम करें। सर्वप्रथम तो मैं उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि जो अव्यवस्था शहर में हो रही थी गाड़ियों के लगने से, पार्किंग की व्यवस्था जो बढ़िया कर रखी है, हटनी चाहिए गाड़ियां, क्योंकि इससे एक तो आम शहरी को चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। दाएं बाएं इधर उधर सब गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। टैक्स नहीं लगना चाहिए, और अगर लगना भी है तो नॉमिनल होना चाहिए, ताकि मतलब सरकार भी ठीक से चले और इतना इम्पैक्ट भी ना हो। देखिए, हाईकोर्ट का जो भी आदेश है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और हाईकोर्ट ने आज हमको इस PIL में पार्टी बनाया है, जिससे हम अपनी बात हाईकोर्ट के समक्ष रख पाएंगे। नैनीताल के यातायात सुधार के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि सड़कों पर इस तरह से जो वाहन हैं वो खड़े ना रहें, क्योंकि जिस तरह से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको आने जाने की दिक्कतें हो रही हैं। लोकल्स को खास तौर पर घूमने फिरने की खासी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय स्तर पर अगर लोगों की बात करी जाए तो स्थानीय स्तर पर लोग इस निर्णय से काफ़ी खुश हैं, और उनका कहना है कि जिस तरह से दिक्कतें चलने फिरने की आ रही हैं, अगर वो चीज़ें ठीक हो जाएँ, प्रशासन अपना काम करे, तो ये सारी चीजें लोकल स्तर पर बेहतर होंगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ऋषिकेश के दौरे पर रहे, जहां जेपी नड्डा एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और एम्स के MBBS सहित दूसरे मेडिकल कोर्स के 434 विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स। वी हैव स्टार्टेड नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स। आज एम्स ऋषिकेश में अत्याधुनिक मेडिकल जांच उपचार की व्यवस्था के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस संस्थान में रोबोटिक सर्जरी, घुटनों के प्रत्यारोपण की सुविधा, उन्नत न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जैसी सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। ऋषिकेश एम्स का आयुष विभाग आधुनिक चिकित्सा में योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की प्राचीन विद्याओं को साथ जोड़कर गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहा है, जिसे मॉडर्न चिकित्सा पद्धति से जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विभाग का निरीक्षण कर प्राचीन विधाओं की जानकारी ली है, साथ ही नए वार्ड का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऋषिकेश एम्स का विशेष योगदान है। रोबोटिक सर्जरी तक यहाँ पर हो रही है। आयुष का विभाग भी आज शुरुआत कर दिया है। हर तरफ, चारों तरफ हेली सेवा भारत की पहली बार यहाँ से प्रारंभ हो रही है, हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेली सेवा के लिए एक हेलीकॉप्टर भी हमको दे दिया है। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री। पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने 2022 के विजन डॉक्यूमेंट यानी कि घोषणा पत्र का रिव्यू करने जा रही है। ये देखा जाएगा कि लिखित में जनता से क्या वादे किए गए थे, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने बचे। अगले कुछ दिन में खुद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा कर सकते हैं। 2022 के अपने घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी का दावा है कि 3 साल में 80% वादों को पूरा कर लिया गया है और सिर्फ 20% ही बचे हैं। जो वादे पूरे किए गए उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है, मानस खंड मंदिर माला मिशन पर काम शुरू हो गया है, ठोस धर्मांतरण कानून बनाया जा चुका है, भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, भू कानून भी विधानसभा से पारित हो चुका है, उत्तराखंड ऑर्गेनिक्स ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज शुरू कर दिया गया है। अब उन वादों पर नजर डालें जो कि पूरे होने हैं, तो युवा आयोग के गठन की दिशा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की घोषणा होना अभी बाकी है। हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करना बाकी है। 20 शहरों के घरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का काम भी पूरा नहीं हो पाया। ट्रेनी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा भी लंबित है।
उसको लगभग 80% से ज़्यादा वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरे कर चुके हैं। उसमें सबसे प्रमुख हमारा था समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करना। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड देश भर के अंदर पहला राज्य बना है जहां यूसीसी लागू हुआ है। इसी के साथ ही कठोर भू कानून हमने लागू किया है। नकल विरोधी कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर बना है। जो 20% रहता है, मैं समझता हूं कि अभी हमारे पास 2 साल का समय है, हम उससे बढ़कर जो है इसको पूरा करने का जो है मैं समझता हूं कि हमारे पास समय भी है, सामर्थ्य भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार लगातार जो है चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में जाने से पहले बीजेपी डॉक्यूमेंटेशन में जुटी है। अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद विजन डॉक्यूमेंट के किए गए वादों और अपनी घोषणाओं की समीक्षा कर सकते हैं, ताकि जनता के सामने साफ सुथरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जा सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 2027 चुनाव से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत गंगा के नाम पर गढ़वाल के जिलों में दौरे पर निकले हैं, जहां कांग्रेस कमजोर है। वहां हरीश रावत जनता से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मुखबा पहुंचकर हरीश रावत ने अपनी गंगा सम्मान यात्रा शुरू की। हरीश रावत की ये यात्रा 19 अप्रैल को ऋषिकेश में पूरी होगी। हरीश रावत इस यात्रा में 3 मुद्दों पर बात करेंगे: गंगा के हालात की, दूसरी नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात जब उन्होंने नहीं कही तो बीजेपी ने क्यों झूठा एजेंडा चलाया, और तीसरी बात हरिद्वार के अलावा अन्य जिलों में कांग्रेस को जनता का साथ क्यों नहीं मिल रहा। इस पर ऐतिहासिक झूठों के आधार पर 2 झूठ, एक जुम्मे की नमाज अदा करने की छुट्टी का झूठ और दूसरा झूठ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। आज तक भी कोई प्रमाण उसके भाजपा नहीं दे पाई है। तो इस तरीके की झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करना भी आवश्यक है। मैं जिन एरियाज में जा रहा हूँ, इन एरियाज में हमने अकूत काम किया विकास का, लेकिन उसके बावजूद भी हम कमजोर क्यों हैं? कि कांग्रेस ने हमेशा झूठे वायदे किए। और दूसरा, धामी सरकार ने कहा है, धामी जी ने कहा जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, पहले बहुड़ा जी सीएम थे, मुझे ध्यान है, आज हमारे साथ हैं, उनका पत्थर लगा। जब वो चले गए दोबारा पत्थर उखाड़ के फिर हरीश रावत जी का पत्थर लगा दिया। तो सरकार में ये हुआ करता था, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जल्द राज्य में संपत्तियों को सर्वे संपत्तियों का शुरू करेगा, पर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसको लेकर बात की जाएगी। ये कहना है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का। उन्होंने कहा कि नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 17 अप्रैल को सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले को देखते हुए सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। शादाब शम्स ने कहा है कि सर्वे के बाद संपत्तियों का सही पता लग पाएगा और गरीब मुस्लिमों के हक में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इसे जनता को बरगलाने वाला कदम बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना है कि जल्द से जल्द हम जो वक्फ की संपत्तियां हैं पूरे उत्तराखंड में तमाम जिलाधिकारियों के माध्यम से उनका सर्वे कराया जाए, और उनके सर्वे में जैसे ही सर्वे हो जाएगा और सारी वक्फ की डिटेल्स हमारे सामने होंगी कि कहाँ कहाँ इस वक्त क्या क्या पोजीशंस हैं, तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। क्यों अब तक जो है सरकार अवैध संपत्तियों का ब्यौरा नहीं जुटा पाई, ये बड़ा सवाल है। जनता जानती है कि इस सरकार के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है, लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। धामी सरकार पिछले 1 महीने के अंदर करीब 170 अवैध मदरसे सील कर चुकी है, जिसके विरोध में अब जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया है। देखिए। देवभूमि में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार हो रही है। तो इस कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। जमीयत का आरोप है कि सरकार जिसे अवैध मदरसा बता रही है वो मकतब है, यानी ऐसी जगह जहां मात्र आधे से 1 घंटे के लिए उर्दू, अरेबिक और इस्लाम का धार्मिक ट्यूशन दिया जाता है। ऐसे में मकतब को अवैध मदरसा बताकर सील करना इस्लाम की धार्मिक शिक्षा पर हमला है। अपनी जो मेन लीडरशिप है जमीयत उलमा हिंद की, उसके
सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के नेतृत्व में स्टेट उत्तराखंड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस मामले में कि जो मदारिस पर कार्रवाई हो रही है इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ कानून और इस्लामिक मामलों के जानकार भी अवैध मदरसों के नाम पर हो रही सरकारी कार्रवाई पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं और इसे इस्लाम की धार्मिक शिक्षा पर हमला बता रहे हैं। उधर हल्द्वानी प्रशासन का कहना है कि अवैध मदरसों को चिन्हित करने के लिए पहले एक टीम बनाई गई थी जिसने सर्वे में पाया कि हल्द्वानी में 18 ऐसे मदरसे थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रहे थे और सरकारी मानकों के विरुद्ध पाए गए थे। उन पर ही ये कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने जो हल्द्वानी में जो कार्रवाई करी है उसमें इस बात की जांच नहीं करी गई है कि कुछ क्लासें ऐसी थी जो स्कूल की क्लास बच्चे जो अपनी धार्मिक शिक्षा जो उन लोगों को देते थे वो 1 घंटे के लिए शाम की क्लासें चलती थी, उसमें यानी अरबी और उर्दू की ट्यूशन क्लासें चलाते थे, उनको भी बंद कर दिया है। एक हमारी टीम बनी थी जिसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब और कुछ और हमारे अधिकारी थे जिनके द्वारा सर्वे करके पाया गया है कि 18 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, पंजीकृत नहीं है, वैधता के मानकों के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सभी 18 पे कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने दावा किया है कि जिन भी मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से अवैध हैं। अब ये मदरसे थे या मकतब, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही तय हो सकेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार से अगली खबर, यहां पर पिरान कलियर में क्षेत्र में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आपसी रंजिश के चलते लाठी डंडों से जमकर पिटाई हुई है। एक दुकान में घुसकर 3 लोगों ने डंडे से बुरी तरह से शख्स को पीटा है। काफ़ी देर तक डंडों से शख्स को पीटा गया और बेरहमी से पिटाई हुई है। पुलिस ने जांच की तो मामला आपसी विवाद का निकल कर आया। ससुराल और मायका पक्ष के बीच दहेज को लेकर विवाद चल रहा था और उसी विवाद में ये मारपीट हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। ये जो 2-3 लोग दुकान के अंदर घुस के जिन्होंने मारपीट करी, पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया है। उन तीनों में से 2 को अरेस्ट कर लिया है और तीसरे की अभी खोज चल रही है। तो आगे जो पकड़ में आने के बाद उन सब के खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में लालकुआं रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां लालकुआं से बरेली जाने वाले रेलवे ट्रैक पर एक हाथी ट्रेन से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ था ये एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा है। पहले भी यहां पर इस तरह की घटना हो चुकी है। हाथी अक्सर यहां पर रेलवे ट्रैक पार कर बिंदु खत्ता इलाके में जाते हैं। ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस हादसे की जांच कर रहा है। कल रात सूचना मिली थी वन कर्मियों को कि लालकुआं से किच्छा जो ट्रेन जाती है उसमें लालकुआं के पास एक हाथी का एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन से। तो उसी के क्रम में वन विभाग की टीम पहुंची थी यहाँ पर और हमारा तो पाया गया कि वास्तव में मुक्तिधाम के पास लालकुआं के पास एक नर हाथी जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास है, टस्कर है और उसकी ट्रेन की टक्कर से डेथ हो गई है। तो बाकी आगे की जो कार्रवाई है नियमानुसार चल रही है और जो संबंधित जो लोको पायलट है और ट्रेन के ड्राइवर है उसके विरुद्ध वन अधिनियम के अंतर्गत वन विभाग मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। रुड़की के गंग नहर इलाके में एक कारोबारी बताया जा रहा है कि नजर आया है। यहाँ पर उसने अपने माँ बाप के एक कारोबारी ने अपनी बेटी और दामाद पर घर में घुसकर 90 लाख की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और फिर बेटी दामाद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास 60 लाख की नकदी, ज्वेलरी और कार बरामद हुई है। दरअसल आरोपी महिला ने अपने पहले पति से तलाक लिया है और अपनी मर्जी से एक जिम ट्रेनर से शादी कर ली, जिससे महिला के परिजन नाराज़ हैं। वहीं महिला ने दूसरे पति का कारोबार में नुकसान हो गया, इसलिए दोनों ने अपने पिता के घर में ही चोरी की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही दूसरे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, खासकर जो महिला है उसका पति और उसके भाई, 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ से बात पता लगी कि उनके द्वारा ही ये चोरी की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 60 लाख से ऊपर की नकदी रकम जमा की गई, जो उनके द्वारा चोरी की गई थी वो बरामद की गई। साथ में ज्वेलरी और अन्य जो सामान जो उसने कार खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो भी उसके द्वारा जमा करना पाया गया था।
उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। प्रदेश भर में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 18 तारीख के बाद मौसम एक बार फिर से करवट बदलेगा। 16 और 17 तारीख को जहां तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ेंगे और मैदानी जिलों में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, वहीं 18 से 20 तारीख के बीच प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। 3000 मीटर से ऊपर के इलाके के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अभी जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतम तापमान 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, एवं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं 2000 मीटर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अभी अधिकतम तापमान चल रहे हैं, जिनमें अगले 2-3 दिनों में बढ़ोतरी की संभावना है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की। और उसके बाद जब एक्टिविटी होगी 18, 19, 20 में तो ये वापस से कम होकर के सामान्य के आसपास आ जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर काला फीता बांधकर मरीजों को देखा है। अतिरिक्त भत्ते की डॉक्टर मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में धनपुरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक शौकीन को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस की कार्रवाई पर बजरंग दल ने असंतोष जताया और विस्फोट बम बनाने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में खंटू धामस सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और गांधी पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार ने 3 बाइक सवारों पर हमला कर घायल कर दिया। रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में स्त्री रोग शिक्षक की ज्वाइनिंग हो गई है, जिससे अब महिलाओं की दिक्कतें दूर हो सकेंगी। यमुनोत्री धाम में इस बार की यात्रा में पहली बार हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे। यमुनोत्री धाम के पास गरुड़ गंगा के पास हेलीपैड बनाया गया है। देहरादून के जौनसार बाबर में बिशु पर्व की शुरुआत हो गई है। 3 से 4 दिन तक बिशु पर्व मनाया जाता है। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में प्रसिद्ध जाख मंदिर में जाख मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दहकते अंगारों पर नृत्य किया गया। रुड़की की पिरान कलियर दरगाह के आधिकारिक वेबसाइट को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने शुभारंभ किया। इससे ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकेगी। 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन आज भी प्रदेश में कई ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो अपनी पहचान के मोहताज हैं। देहरादून में प्रदेश भर के ट्रांसजेंडर एक साथ आए तो कई मुद्दों पर मंथन भी हुआ। उत्तराखंड में 350 के करीब ट्रांसजेंडर हैं जो अपने हक के लिए मंगलवार को एक साथ सामने आए। देहरादून में ट्रांसजेंडर ने एक तरफ जहां 11 साल पहले 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने पर खुशी जताई, वहीं कई ऐसे मुद्दों पर बात रखी जो आज भी उनके सामने परेशानी बने खड़े हैं। कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सरकार ने वैसे तो थर्ड जेंडर के लिए भी नौकरी का प्रावधान रखा है, लेकिन अब ट्रांसजेंडर अपने लिए आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स ने पहचान पत्र बनाने को सबसे बड़ी परेशानी करार दिया। हम तो कोई कानून व्यवस्था नहीं हमले कानून बढ़िया पर तू तो अमल नहीं कर कहने भी लागू नहीं हो ढंग से तो कोई कानून पत्र भी नहीं आपने हम तो कुछ पहचान पत्र कोई नहीं देने लगे का दे लो। बड़ी मुश्किल से हमारो एक जो ट्रांसजेंडर बिल में आई कि ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट मिल लो, वो बनाने वास्ते भी अपने कम से कम 3-4 साल लगता, बहुत परेशानी थी। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द हमें कोटा भी दिया जाए कि जैसे सरकारी नौकरीज वगैरह होती तो उसमें भी एक ट्रांसजेंडर का कोटा मिलना चाहिए। 350 से ज्यादा ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो कहीं न कहीं किसी सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में अब ट्रांसजेंडर समुदाय ये मांग कर रहा है कि उनको भी अधिकार मिले। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।